जिनका नाम है शुवेरा निकुंज, जो हमारे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं। इन्होंने नॉर्थ सेट 9 के अंदर एम्स नागपुर अलॉटमेंट हुआ है। नॉर्थ सेट 9 का जब रिज़ल्ट आया तब मेरे को लगता नहीं था कि मेरा हो जाएगा, पर ऐसे अंदर से विश्वास था कि हो जाएगा ऐसा। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू वीएस नर्सिंग एकेडमी। आज हम इस सेशन में हमारे होनहार स्टूडेंट से बात करेंगे जिनका नाम है शुवेरा निकुंज, जो हमारे ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं। और ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट होने के बाद में इन्होंने नॉर्थ सेट 9 के अंदर एम्स नागपुर अलॉटमेंट हुआ है। सबसे पहले तो इनकी पूरी फैमिली को और इनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने के बाद में एम्स जैसे क्लास सेकंड ऑफिसर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन्होंने वो चीज़ कर दिखाई। और सुवेरा निकुंज 2023 में इन्होंने बीएससी नर्सिंग की थी, मदर टेरेसा कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो विश्वनगर के अंदर हैं, वहाँ से इन्होंने बीएससी नर्सिंग की और उसके बाद में इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। और बेसिकली ये शामला जी के पास में गांव है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और उस गांव में रह के और इसके आसपास में मोड़ासा जैसे उस क्षेत्र में रहने के बाद में भी उन्होंने, जहाँ पर कभी कभार नेटवर्क की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, वहाँ से ये निकल के आए हैं और आज क्लास सेकंड ऑफिसर एम्स नागपुर के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बने हैं। सुवेरा निकुंज, आपने जैसे क्लास सेकंड ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर का बहुत सुना होगा कि एग्जाम में नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं। जैसे आपका नर्सिंग ऑफिसर का नॉर्थ सेट 9 का रिजल्ट आया, तब आपको कैसा फील हो रहा था? सर, पहले तो मेरे को आपको सर थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। वेलकम। फिर नॉर्थ सेट 9 का जब रिज़ल्ट आया तब मेरे को लगता नहीं था कि मेरा हो जाएगा, पर ऐसे अंदर से विश्वास था कि हो जाएगा ऐसा। देखिए, फिर रिज़ल्ट देखा, फिर घर घर वालों को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो, रैंक सिक्योर हो गया ऐसा, कि मेरे को कोई भी एम्स अलॉट हो जाएगा ऐसा। ओके तो घर वाले थोड़े खुश हो गए थे। ओके। ये नागपुर अलॉट हुआ तब कैसा लगा कि फाइनली हम तो हो ही गया है? सर, नागपुर अलॉट हुआ तो ऐसा लगा कि घर के पास ही, इतना दूर भी नहीं है कि जा सकते, वहाँ जाके हम जॉब कर सकते, ऐसा लगा। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था, फैमिली वालों का, मम्मी पापा का? क्या मेरे को सबसे पहले किसको बताया था, मम्मी को पापा को? सबसे पहले सर मैंने मम्मी को बताया था। ओके। वो बाहर से तो ऐसे खुशी बता नहीं रहे थे, पर वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे, क्योंकि जब भी मैं पहले तैयारी करता था उस टाइम पे, जब मैं 2-3 बार जब एग्ज़ाम दी थी, तब मैं पास नहीं था हुआ, तो इनको लगता था ये कभी पास नहीं हो सकता ऐसा। ओके ओके। कभी कभी उनको भी लगता था कि दूसरी ज़्यादा तैयारी करना चाहिए ऐसा। जी। पर जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो सब खुश हो गए और सब मेरे को अच्छे से घर पे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगे, जैसा पहले ट्रीट करते थे उससे भी अच्छा ट्रीट करने लगे। पहले मेरी मम्मी कभी भी रोटी मांगने जाता था तो उठ के लेने जानी पड़ती थी, अब तो सीधी रोटी लेने जाता तो सीधी फैमिली में भी इज्जत मिलने लगी है सरकारी नौकरी लगने के बाद में। और फिर सब वहाँ पे अच्छी न, वो न, सबकी नज़र में इज्जत बढ़ गई मेरी। ओके ओके, फैमिली वालों के और रिलेशन वालों के और गांव वालों सबके नीचे हैं। आपने जैसे 2023 के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के बाद में और आज 2025 में आपका सिलेक्शन हो गया है, इसमें आपका जो नर्सिंग ऑफिसर बनने का क्या ऐसा सक्सेस का कुछ यूनिक चीज़ है जो आप पब्लिक को बताना चाहोगे कि 2023 से लगाकर 2025 के बीच में मेरी लाइफ में ऐसे क्या चीज़ें आई और क्या यूनिक चीज़ थी उससे आज मैं आज सक्सेस हुआ हूँ? सर, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सर, मैं बहुत पहले ही सिलेक्शन हो जा सकता था मेरा। जी जी। पर पहले क्या किया मैंने, अपना कोर्स जैसे ही पढ़ना चालू किया, फिर एक बार नॉर्सेट दिया, हम्म। फिर मैंने बीच में ही जॉब चालू कर दी मेरी, क्योंकि ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब चालू करते प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने जॉब चालू कर दी। हैं? फिर मैंने पढ़ना चालू रखा। फिर जैसे नॉर्सेट 7 का एग्ज़ाम आया तो उसमें मेरा प्री और मेंस तो दोनों एक भी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर मैंने जॉब ऐसे ही कंटिन्यू रखा। फिर मैंने पढ़ना थोड़ा थोड़ा चालू रखा। फिर नॉर्सेट 8 आया, फिर उसमें मैंने पढ़ाई करके, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके भी मैंने देखा तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रखा था नॉर्सेट 8 में। फिर मैंने जैसे मेंस देने गया तो मेंस मेरा निकला ही नहीं। फिर मेरे को अंदर से ऐसा हो गया कि ये जॉब नहीं करनी चाहिए थी और मेरे को पूरी पढ़ाई पे ही फोकस करना मतलब चाहिए। पढ़ाई पे टाइम देना चाहिए, हॉस्पिटल पे टाइम कम देना था। फिर सर मैंने ऐसा किया, हॉस्पिटल को छोड़ दिया।
फिर मैंने फुल टाइम रेगुलर पढ़ना चालू किया। फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ाई में ऐसा किया कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो जो भी हम टेस्ट सीरीज देते थे, टेस्ट सीरीज में ऐसा करता था कि जो भी टेस्ट सीरीज देता था, टेस्ट सीरीज दे के मैं जो भी टॉपिक में मेरे जो कम मार्क्स आते थे वो टॉपिक एक साइड में लिख लेता था। लिखने के बाद जो भी टॉपिक मेरे इसमें उस टेस्ट में नंबर कम आया, उस टेस्ट में मैं जो भी टॉपिक को वो टॉपिक को पूरा खोल के पूरा पढ़ता था। ओके, मतलब टॉपिक को ऐड कर देते थे उसके अंदर जो भी तैयारी के अंदर। ऐड कर देते थे, लिख देता था उसमें, ऐसा करके। ओके। और फिर जो भी हमारे एमसीक्यू है, जैसे कि पीआर यादव है, कोई भी यूट्यूब के एमसीक्यू देख लेता था। फिर एंकलेस के जो पीछे वाले वो भी सर में ऐसे देख लेता था। ओके ओके। आपको ये जब बीएससी नर्सिंग आपने जब फर्स्ट ईयर में किया था, तब ऐसा पता था कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद में एम्स में नौकरी लगती है? नहीं सर, ऐसा तो पता ही नहीं था। जब हमारे हमारे जब फोर्थ ईयर लास्ट खत्म होने वाला था, ओके तभी आप हमारे कॉलेज में आए थे। ओके ओके। हमारे कॉलेज में आए थे कि एम्स जैसी कोई नौकरी होती है, ऐसा भी हमको पहली बार पता चला था। यदि कोई गाइडेंस देने वाला था ही नहीं कि वो हमें एम्स जैसी नौकरी में मिलती है। हमारा एम्स में क्लास 2 की पोस्ट भी मिलती है। ओके जो अभी के जो स्टूडेंट है, अभी जो सेम वाले, मैं उन लोगों को ऐसा ही कहना चाहूँगा कि अभी हमारे 7 सेम तक ही आता है। उसके बाद का इंटर्नशिप का जो 6 महीना होता है, उसमें तो इंटर्नशिप करो और आधा टाइम तो फ्री ही रहता है। तो ऐसा ही कर सकते हैं कि फोर्थ ईयर जैसे ही हमारा खलास हो तो हम अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। सिलेक्शन पढ़ना चालू कर देते तो हम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो भी अभी फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं या थर्ड ईयर में, उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी से ही तैयारी चालू कर दो। कोई भी नहीं, अपनी वीएस नर्सिंग एकेडमी ज्वाइन कर लो, जहाँ से कंटेंट सबसे ज़्यादा और सबसे डीप में पढ़ाते हो। और वो कंटेंट इनफ है, कोई भी एंक्लेक्स हो या नोरसेट हो, कोई भी एग्ज़ाम आपकी दुनिया की कोई भी आप क्लियर कर सकते हो। ओके। आप जब भी तैयारी करते थे तो मैक्सिमम कौन से टाइम पढ़ते थे? ऐसा मतलब दिन में ऐसा टाइम फिक्स था कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना या रात को पढ़ना, या फिर दिन में कभी ऐसा टाइम निकालना? कैसे क्या तैयारी स्टार्ट करते थे टाइमिंग का? सर मेरा ऐसा था कि मैं थोड़ा सर मूडी इंसान हूँ, जो जब मेरा इच्छा होता है ना तब पढ़ता था। ओके ऐसा नहीं ऐसा कभी भी मूड, जो सुबह का टाइम था ना वो मैं पूरा यूज़ कर लेता था, क्योंकि उस टाइम पे अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करता है, इसलिए मैं सुबह का टाइम पूरा कंप्लीट कैप्चर कर लेता था पढ़ने के लिए। फिर जो भी खाने के बाद में दिमाग थोड़ा कम कम करता है। कम काम करता है, इसलिए जब सो जाता था, उस पे सोने के बाद में जब भी उठता था तब थोड़ी देर चाय नाश्ता करता था, फिर पढ़ने बैठता था, ऐसा करता था। ओके। तो कोई बच्चे पूछते हैं ना कि टाइमिंग तैयारी कब करनी चाहिए, कितने घंटे करनी चाहिए? देखो ये क्या बता रहे हैं कि जब मेरा मन करता है, जब भी आपका मन करता है तब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके लिए ना जरूरी है सुबह तैयारी करो ना शाम को तैयारी, जब भी आपको लगता है कि अब पढ़ना चाहिए पढ़ लो। घंटे जितने पढ़ सकते हैं उतने पढ़ो। आपकी सबसे अच्छी और एक चीज़ बात है कि इन्होंने हॉस्पिटल की नौकरी की है 2 साल। नौकरी के साथ में आप पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? कि प्राइवेट हॉस्पिटल में तो 6 की जगह क्या 8 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। 8 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद में थक जाते होंगे। तो उसके साथ में कैसे मैनेज किया आपने? हॉस्पिटल छोड़ा या फिर प्रिपरेशन साथ में करते थे? कैसे क्या किया आपने? सर हॉस्पिटल में सब नौकरी नहीं की। कॉलेज में नौकरी किया ना? ओके हाँ, जैसे आपके कॉलेज में, तो कॉलेज में कैसे मैनेज करते थे? कॉलेज में सर, जैसे कि कॉलेज में वैसे कैसा था कि 3 लेक्चर लेने पड़ते थे, ऐसा ओके। था। फिर वो कोई भी कॉलेज का फंक्शन होता था तो कोई ओके भी होता था तो कंटिन्यूटी वो ब्रेक हो जाती थी कि ओके ओके। रोज नहीं पढ़ सकते थे, ऐसा होता था। हम्म, तो इसलिए मैं लोगों को यही कहना चाहूँ कि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप रेगुलर पढ़ो, कोई भी जगह जॉब मत करो, और रेगुलर अपना पढ़ाई में फोकस करो तो आपका जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। ओके। नॉट सेट 9 से पहले रेगुलर कॉलेज जाते थे या ड्रॉप कर दिया था कॉलेज? सर मैंने नॉरसेट 9 जब आने वाले थी नोटिफिकेशन, जब मेरा 8 में प्री क्लियर हो गया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं अब कर सकता हूँ, मेरे को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने उसके बाद ही तुरंत ही अपना जो कॉलेज था, जो मैं कॉलेज में पढ़ाने जाता था, वो कॉलेज को मैंने छोड़ छोड़ दिया दिया था। ओके और रेगुलर पढ़ाई चालू कर दी। क्योंकि मेरा पहले मैंने अपना जो कोर्स ख़त्म हो गया था, जो अपना ओके नर्सिंग का जो भी था वो ऑनलाइन वो ख़त्म किया, फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन की थी, ऐसा किया था। इसलिए मेरे को रिवीजन ही करना था, ऐसा ही करना था, इसलिए मैं
रिवीजन के जो अपना रैपिड रिवीजन क्लास है वो भी देखता था। ओके ओके ओके। तो आपका कॉलेज 2023 में कंप्लीट हुआ, आपका सिलेक्शन 2025 एंड में हुआ, ठीक है। तो 2023 से लगाकर 24, 24 से लगाकर 25 तक, इस 2 साल में ऐसी क्या प्रॉब्लम रही होगी या फिर ऐसी क्या गलतियां हुई होगी जो आपका सिलेक्शन इतना लेट हुआ, 1 से मतलब 1.5 साल, आप मान लो 1.5 साल तक हो गया। मोस्ट ऑफ बच्चे का किसी का 6 महीने या 12 महीने भी हो जाता है, आपका 1.5 से 2 साल लगा, ऐसा कुछ आप मानते हो कि मेरी ये गलती रही होगी इसलिए मेरा सिलेक्शन लेट हुआ है? हाँ सर, मैं मानता हूँ कि मैंने बीच में से प्रिपरेशन छोड़ दी थी, जो मैंने बहुत गलत किया। मेरे को कंटिन्यू करते रहना चाहिए था, नहीं तो मेरा जल्दी से सिलेक्शन हो सकता था। जो कि जो भी अभी कोई भी नए एक्सपीरियंस आते हैं तो मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन रखें, बीच में छोड़ के ना जाए। इन्होंने प्रिपरेशन थोड़ा ड्रॉप कर दी थी। कभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो ड्रॉप मत करो, उस चीज़ को कंटिन्यू रखो टिल सिलेक्शन तक। सिलेक्शन होगा 6 महीने नहीं तो 12 महीने, 12 महीने नहीं तो 1.5 साल, उसमें सिलेक्शन होगा, लेकिन उसको ड्रॉप मत करो। अगर ड्रॉप करोगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। सिलेक्शन तो होता ही है, आज नहीं तो कल होगा। जैसे आप वीएस नर्सिंग एकेडमी में पढ़ते थे, तो वीएस की ऐसी क्या खासियत है जो कंटेंट के अंदर या फिर एमसीक्यू सेशन के अंदर या टेस्ट सीरीज के अंदर जो सिलेक्शन की तरह ले जाता है? और आपको कभी ऐसा लगा कि ये मेरे लिए एग्जाम दे रहा हूँ लेकिन कंटेंट सफिशिएंट नहीं हो रहा है, या फिर क्या ऐसा कोई इश्यू आता था? नहीं सर, कंटेंट तो हमारा बहुत डीप में ही पढ़ाते हैं। और जब भी पढ़ाते हैं ना सर के थियोरी में कि यहाँ से एमसीक्यू पहले पूछा गया, ओके। ऐसा सर पहले ही बता देते थे कि यहाँ से ऐसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। जी। और वो भी सर हमका आप ही सर जैसे पीडिया लेते हो, हम्म। तो वो जो हमारी थियोरी है, इंटरपर्सनल थियोरी, ये ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसा आप ओके। पहले ही बता देते थे। कि तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता था कि पढ़ने में और एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। ओके, क्लासेस में बता दिया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, प्रीवियस ईयर में कहाँ से पूछा गया था, नेक्स्ट ईयर में कहाँ से आ सकता है। ओके। बाकी आपको सब कुछ समझ आ जाता था, सब कुछ जो भी पढ़ाते हो? हाँ सर, जो वीएस के सारी फैकल्टी है वो अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाती है, और वो सब ऐसे एक बार में ही समझ में आ जाता है, दो दो बार देखना बार ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा जैसे कोऑपरेट किया और अच्छी तैयारी की, मेहनत की। आज आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, फाइनली नर्सिंग ऑफिसर बन गए हो। अपने पेरेंट्स के लिए आप आइडियल बन गए हो, पूरी अपने समाज के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए। आपको अगेन बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे अभी जूनियर हैं आपके, या आपके फ्रेंड्स होंगे, होगा आपके क्लासमेट भी बहुत सारे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ होगा, जो आपसे अभी सुनना चाहेंगे कि बार बार आप कॉल पे जवाब नहीं भी दे सकते हैं, तो आपके फ्रेंड्स, आपके जूनियर या आपके कलीग हैं या आपके क्लासमेट्स थे या कलीग हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि नॉर्थ सेट में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो उनको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए? सर पहले तो मैं ऐसा करना कहना चाहूँगा कि हमारे टाइम पे हमको पता ही नहीं था कि एम्स जैसा कोई इंस्टीट्यूट होता है ऐसा। ओके ओके। अभी तो सबको ज़माना थोड़ा मॉडर्न हो गया है, 5G आ गया है, इसलिए सबको पता चल जाता है कि अब क्या चल रहा है दुनिया में। जी जी। और इंस्टाग्राम पे भी सब पता चल जाता है कि ये वैकेंसी आई वो है। तो अभी से मैं जो भी सेकंड या थर्ड ईयर में या पाँचवें छठे या सातवें सेम में उस स्टूडेंट को ऐसा ही बोलना चाहूँगा कि आप अभी से तैयारी चालू कर दो। जैसे ही आप पास आउट होके निकलोगे तो आप इतना तो सफिशिएंट होगे कि आपकी एग्ज़ाम आप दे सकोगे और आप पास करके अपना फ्यूचर सिलेक्शन सिक्योर कर सकोगे ऐसा। जी जी, थैंक यू। और आपने एमसीक्यू जैसे कोचिंग के नोट्स पढ़े, इसके अलावा कौन कौन सी बुक से आप एमसीक्यू करते थे? सर मैं मॉसबी वाले ओके, मॉसबी से भी एमसीक्यू किए थे, और और एंक्लेक्स की जो पीछे वाले एमसी एनक्लेक्स सॉन्डर्स की पीछे वाले, और हर सब्जेक्ट के पीछे पीछे वाले? सब्जेक्ट के बीच में। ओके। और मैं सर एक बात बताना चाहूँगा, जैसे जैसे कोई भी टॉपिक ख़त्म होता था ना, जी जी। तो उस टॉपिक का मैं एमसीक्यू पीआर यादव में से क्लियर कर लेता था, वन लाइनर का ऐसा। ओके, मतलब पीआर से भी किए हैं आपने, और एनक्लेक्स से भी किए हैं, मॉसबी से भी किए, मतलब सब एंगल से क्वेश्चन किए हैं। सिंपल वाले वन लाइनर वाले भी किए हैं, रेशनलाइज वाले भी किए हैं, बड़े क्वेश्चंस भी किए हैं, सब लेवल से किए आपने। ओके। और कितनी बार पढ़ी होगी पीआर यादव को? पीआर यादव सर मैंने 3-4 बार पढ़ ली। 3 4 बार पढ़ ली होगी।
और मॉसबी और ये एनक्लेक्स वाली ये मोस्टली और दो दो बार ही पढ़ी है। इनको दो दो बार पढ़ी हैं। बहुत अच्छी किताबें पढ़ी हैं। जो बच्चे पूछना चाहते हैं तो क्या है। दूसरा ये बच्चे पूछना चाहिए कि थ्योरी में नोट्स के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है। नहीं, नोट्स तो हमारे नोट्स में पूरे सफिशिएंट है। जो वीएस नर्सिंग एकेडमी के सारे जो नोट्स है ना, वो पूरे सफिशिएंट है। आप नोट्स पढ़ लोगे तो एमसीक्यू आपको ऐसे ही आ जाएगा। जैसे कि बड़े बड़े एमसीक्यू है, आपको एक बार अपनी थियोरी क्लियर कर लोगे, थियोरी ओके क्लियर कर लोगे तो बड़े एमसीक्यू ऐसे ही आपके सोल्व हो जाएंगे। ओके। और पर्सन को जो टेस्ट देने की जरूरत होती है कि क्लासरूम टेस्ट या फिर जो नोट सेट से पहले जो टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग टेस्ट आते हैं वो आपने दिए थे। हाँ सर, टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट से हमको पता चलता है कि कैसे हमारे हम कहाँ हैं। जो मैं पहले एग्ज़ाम दिए थे ना 6 और 7, उसमें मैं टेस्ट सीरीज नहीं देता था। ओके इसलिए मेरे को पता है, जब मैंने पढ़ पूरा लिया था, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि आता सब कुछ है, पर मैंने टेस्ट कभी नहीं दिया था। इसलिए मैं जब भी एग्ज़ाम में देने जाता था ना, तो मेरे को पता ही नहीं चलता था कि ये कैसे एमसीक्यू अटेम्प्ट। एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करें, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, माइनस मार्किंग कैसे होती है। तो ये माइनस मार्किंग अगर कवर करनी है या अटेम्प्ट कितने करने हैं या डिसीजन मेकिंग है, ये आपके टेस्ट देने से आएंगे। तो जितने टेस्ट दे सकते हो उतने देना है, क्योंकि टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा। कितने घंटे पढ़ लेते थे दिन में, ऐसा कुछ टाइमिंग रखते थे कि जितना आवर लगता था उतना पढ़ते थे। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था कि कोई फिक्स नहीं था। कभी कभी छुट्टी भी ले लेता था, पूरे पूरे दिन कुछ पढ़ता नहीं था, एक दो दिन ऐसा भी करता था। फिर जब भी पढ़ता था, सुबह का फिक्स था मेरा कि सुबह उठ के जो मैं सुबह का टाइम है वो पूरा यूज़ करूँगा। उसके दोपहर के खाने के बाद तो वो मगज पूरा ओके, थोड़ा डाउन हो जाता था। डाउन हो जाता था उसके बाद में। कभी ऐसे कंपटीशन में लगा था कि तैयारी छोड़ देता हूँ और कुछ और वापस कॉलेज में चला जाता हूँ, या मन में आता होगा कभी कभार, ऐसा आता था। हाँ सर, वो पहली बार ऐसा ही करके मैंने तैयारी छोड़ दी थी। फिर मैंने जब जॉब की ना, तो जॉब करके पता चलेगा, तो यहाँ तो अपना जॉब करके पता चला कि जॉब में क्या होता है। फ्यूचर यहाँ तो नहीं बन सकता है ऐसा। हाँ। इतनी सारी मेहनत करते हैं तो भी कम पगार देता है ऐसा। तो मैंने फिर वापस से जॉब छोड़ के फिर वापस से प्रिपरेशन में लग गया। तो इंसान को जब जब जॉब का नहीं पता होता ना, तब ऐसा चल सकता है कि नहीं यार, तैयारी बहुत हार्ड है, जॉब बहुत इजी है। तो इन्होंने जॉब की, जॉब करने के बाद पता चला कि नहीं, तैयारी बहुत इजी है, जॉब बहुत हार्ड है। तो आखिर में आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने फ्यूचर को और भी आगे ले जाओ, और मैं आपको फ्यूचर के लिए, अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और आप अपनी नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी अच्छे से करें, सब पेशेंटों की सेवाएं करें, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए, सब लोगों के लिए काम आए। थैंक यू सो मच।